उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमपी टेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित पिछली वीडियो में हमने कुछ अहम सवालों को डिस्कस किया। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखें। ये वीडियो पेश की जा रही है हमें मली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि तलबा के लिए उस्ताद का रोल क्या होता है, रहनुमा और मददगार के तौर पर, पेशावर के तौर पर, मददगार के तौर पर या फिर रहनुमा के तौर पर। तो दोस्तों, टीचर जो होता है वो स्टूडेंट के लिए फैसिलेटर का काम करता है, सुगम करता होता है। वो बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और उनको गाइड करता है कि आगे तुमको क्या करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तलबा के लिए उस्ताद का जो रोल होता है वो रहनुमा और मददगार के तौर पर होता है। अगला सवाल कि उर्दू का पहला इंशाइया निगार किसे तस्लीम किया जाता है, अब्दुल हलीम शरर को, डिप्टी नज़ीर अहमद को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को या फिर प्रेमचंद को। तो दोस्तों, उर्दू का जो पहला इंशाइया निगार माना जाता है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को माना जाता है, जिनकी किताब का नाम है आब हयात। अगर मैं उर्दू के पहले नावल निगार की बात करूं तो डिप्टी नज़ीर अहमद तस्लीम किए जाते हैं। मीरतुल उरूस उनका पहला नावल माना जाता है। और उर्दू के पहले अफसाना निगार में आप मुंशी प्रेमचंद के नाम को तस्लीम कर सकते हैं। अगला सवाल है कि तदरीस को मुअस्सिर बनाने के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किन उमूर पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, तो आप किस पे खुसूसी तवज्जो देंगे। विशेष ध्यान क्या आप आमोजिश यानी कि लर्निंग अधिगम पर देंगे, तालीमी मकासिद यानी कि जो शिक्षण उद्देश्य है उस पर देंगे, या तालीमी मकासिद, आमोजिश, तजर्बात और अंदाज़े कद्र यानी कि शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन पर देंगे, या फिर सिर्फ अनुभव पर देंगे। तो दोस्तों, आपको तदरीस को इफ़ेक्टिव बनाना है तो आप तालीमी मकासिद, आमोजिश, तजर्बात और अंदाज़े कद्र इन सभी पे खुसूसी तवज्जो देंगे। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि वो हरूफ जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की मानिंद ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ दुआ चाँद की तरह है, तो यहाँ पे जो की तरह हैं ये मिसाल देने के लिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस्तेमाल के की जैसे दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हरूफ तशबीह कहेंगे। एक होती है सिनत तशबीह। सिनत तशबीह क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो मैं सिनत तशबीह क्या होती है आपको बता देता हूँ। जब किसी भी शेर में किसी चीज़ को उसकी ख़ास वस्फ की बिना पे दूसरी चीज़ के मानिंद बता दिया जाता है तो उसको हम सिनत तशबीह कहते हैं। जैसे मीर का बहुत ही मशहूर शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पे महबूब के होठों की नाजुकी की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है गुलाब की पंखुड़ी से। तो इसलिए इस शेर में आपका सिनत तशबीह हो गई। तो सिनत तशबीह भी आपने जान लिया। अगले सवाल पे चलते। उर्दू की पैदाइश के हवाले से अब तक के किस नज़रिए को दुरुस्त माना जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश से मुताल्लिक जो माहिरीन ज़बान हैं उनमें काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है और उनका जो नाम है महमूद शिरानी है। ठीक है, सुलेमान नदवी ये कह रहे हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन सिंध पर हुई है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना यह है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। लेकिन मसूद हुसैन खां जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली और आसपास में हुई और यही नज़रिया दुरुस्त माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मसूद हुसैन खां के नज़रिए को उर्दू की पैदाइश के हवाले से दुरुस्त माना जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है, वो हरूफ जो दो कलमों को बाहम मिलाएं क्या कहलाते हैं। हरूफ जार, अत्फ या फिर हरूफ शमसी या फिर कमरी। तो दो कलमों को आपस में जो मिलाते हैं उनको हम कहते हैं आपका हरूफ अत्फ। अगला सवाल यह कि उर्दू ज़बान पढ़ाते वक्त उस्ताद तलबा की दर्ज झेल में से किन सलाहियतों को उभारते हैं। एक टीचर उर्दू पढ़ा रहा है तो वो बच्चों की पढ़ने की सलाहियत को या सुनने की सलाहियत को या बोलने की सलाहियत या फिर इन सभी सलाहियतों को उभारता है। तो जब कभी भी
एक टीचर टीचिंग करता है तो वह किसी एक पर्टिकुलर सलाहियत को उभारने के लिए नहीं, बल्कि जितने भी लैंग्वेज स्किल हैं, 4 लैंग्वेज स्किल है ना, चारों लैंग्वेज स्किल में सभी लैंग्वेज स्किल को उभारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत को एक टीचर टीचिंग के दौरान उभारने की कोशिश करता है। अब लैंग्वेज स्किल 4 होती हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है कि वसूल करने की महारत और तख्लीकी महारत कौन कौन सी हैं, आपसे पूछा जा सकता है। रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल या फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। तो जो आपका लिसनिंग स्किल है और जो आपका रीडिंग स्किल है ना, ये दोनों आपके वसूल करने की महारत हैं, जिसको हम रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं, ठीक है। और बोलना और लिखना, ये दोनों जो आपकी लैंग्वेज स्किल हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल हैं, जिसको आप तख्लीकी महारत कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तदरीसी अमल को ज़्यादा बार आवर और नतीजा खेज़ बनाया जा सकता है। आप अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल और नतीजा खेज़ कैसे बनाएंगे? अपनी खामोशी से चुप रहेंगे तो आपकी टीचिंग नतीजा खेज़ बनेगी? नहीं बनेगी। आलिमाना गुफ्तगू से, तदरीसी हिकमत अमली से या फिर अपनी इल्मियत के इजहार से, तो आप आलिमाना बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करें और आपके छोटे बच्चों का जो मेंटल लेवल है उतना ज़्यादा ना हो, तो क्या इससे आपकी तदरीस नतीजा खेज़ होगी? नहीं होगी। और ना ही आप इल्मियत, अपने इल्म को झाड़ कर बच्चों पर अपनी तदरीस को नतीजा खेज़ बना सकते हैं। आपको अपनी तदरीस को नतीजा खेज़ बनाना है तो आपको तदरीसी हिकमत अमली से, टीचिंग स्ट्रेटजी के ज़रिए आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव और नतीजा खेज़ बना सकते हैं। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि तदरीस एक ऐसा अमल है जिससे तलबा के अंदर क्या होता है? मेहनत करने का जज्बा पैदा होता है, या सोचने की कुव्वत, या काहली पैदा होती है, या फिर सबक को याद करने की आदत पड़ती है। तो तदरीस जो है बच्चों की सोचने समझने की जो क्षमता है, अंतर्निहित शक्तियों को शिक्षण बाहर निकालता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोचने की कुव्वत पैदा होती है तदरीस के ज़रिए। अगला सवाल कि किसी मशहूर तारीख़ी वाक़या, किस्सा या मसले की जानिब इशारा करना क्या कहलाता है? आप किसी भी शेर में किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं और आप शेर पढ़ रहे हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और आपसे पूछा जाए इस शेर में कौन सी सिनत है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा सिनत तलमी। क्यों? क्योंकि सिनत तलमी में किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े, किस्से या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है। एक और शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में भी आपकी सिनत तलमी है। क्यों है? क्योंकि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में जो कूदना था या फेंकना था उसका जिक्र हो रहा है। तो इस तरह से इसमें सिनत तलमी हो गई। अगला सवाल कि वो हुरूफ जो दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको आप हुरूफ जार कहते हैं, ठीक है। 2 कलमों को मिलाएं तो आपके हुरूफ अत्फ, 2 इसमों को मिलाएं तो हुरूफ जार। अगला सवाल कि एक अच्छे उस्ताद का काम क्या होता है? तालिब इल्मों के सीखने में पेश आने वाली दुश्वारियों को हल करना, प्रॉब्लम्स जो बच्चों को सीखने में आती है उनको सॉल्व करना, या फिर तालिब इल्मों को वक्त पर टाइम से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, या तालिब इल्म में बहस व मुबाहसा कराना, डिस्कशन कराना, या तालिब इल्मों को सबक याद कराना। तो एक अच्छे उस्ताद का जो काम होता है वो बच्चों की समस्याओं का समाधान करना होता है, यानी तालिब इल्मों के सीखने में पेश आने वाली दुश्वारियों को हल करना एक अच्छे उस्ताद का काम है। अगला सवाल कि इस्म की अच्छाई या बुराई बताने वाले लफ्ज़ को आप क्या कहेंगे? तो आप उसको कहेंगे सिफत। जैसे मैं कहूँ अली काला है, ठीक है, मान लीजिए मैं काला हूँ, तो यहाँ पे अली की विशेषता क्या बता रहा है? काला। तो ये जो काला लफ्ज़ है आपका विशेषण है, इसको उर्दू में आप कहेंगे सिफत। अगला सवाल ये है कि समाज को मुतहर्रिक करने का सबसे मुअस्सिर आला क्या है? समाज को आपको बेदार करना है तो किसके ज़रिए करेंगे? मज़हब, सियासत, तालीम या फिर तिजारत? तो समाज को मुतहर्रिक करने का सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो तालीम है।
अगला सवाल ये है कि उमूमी तदरीस के मुतल्लिकात क्या हैं। तो तदरीस के जो मुतल्लिकात हैं वो मुतल्लिम, मुअल्लिम, तालीमी मवाद और दरसगाह या तालीमगाह ये सब हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है आपका सही होगा। तदरीस के लुग़वी मानी आपसे पूछ रहा है, तो तदरीस के लुग़वी मानी आपका पढ़ाना या दर्स देना है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि ज़बान की वो बुनियादी आवाज़ें जो ज़बान की तहरीर में इस्तेमाल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ज़बान की तहरीर में बुनियादी आवाज़ें जो इस्तेमाल होती हैं वो आपके हुरूफ़ तहज्जी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा ना वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़बान की सेहत का इन्हिसार लफ्ज़ों की सही और किस पर होता है। ज़बान की शुद्धता जो निर्भर करती है लफ्ज़ों के सही बरमहल इस्तेमाल पर, यानी कि जहाँ पे जो शब्द की ज़रूरत है उसका प्रयोग करना ही ज़बान की सेहत का इन्हिसार उसी पर होता है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि किसी शख्स या किसी चीज़ की तारीफ़ या मज़म्मत इस हद तक करना कि सुनने वाले को ये गुमान हो कि उस शख्स या जिम का कोई और मर्तबा बाकी नहीं रहा, उसे क्या कहते हैं। यानी किसी की तारीफ़ इतना बढ़ा चढ़ा के किया जाए या फिर कोई भी बात इतना बढ़ा चढ़ा के किया जाए, हद से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो उसको आप क्या कहते हैं। हिंदी में उसको अतिशयोक्ति, अंग्रेज़ी में हाइपरबल और उर्दू में उसको मुबालगा कहते हैं। जैसे एक शेर मैं आपको सुनाऊँ, रोया गम हुसैन में यारों में इस कदर, रोया गम हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आया है पानी कमर कमर। तो किसी के रोने से चौथे आसमान तक पानी नहीं जा सकता, लेकिन वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपने गम को जाहिर करने के लिए बढ़ा चढ़ा के शेर पेश कर रहा है, तो इस शेर में आपका सिनत मुबालगा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने MP टेट में पूछे गए कुछ अहम सवालों को इस वीडियो में और पिछले वीडियो में डिस्कस किया, जिनकी तादाद लगभग 40 से 50 थी। आप लोग उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो की लिंक होगी, आप उसको देख के उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।